अदालत ने फैसला किया है एक कमीशन क्रिएट किया जाए और इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने सारी सूरत हाल पेश की है पूरी ज्यूरी को, फुल बेंच को, और 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब। ये हुकूमत का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वाज़ेह हदायत दी है कि जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बारे में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद और जिम्मेदारान के तयन करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद होने चाहिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अदालत में पेश हुए और कहा, हमारे लिए कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है। अगर अदालत हुक्म दे तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले नाज़रीन, अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया था और कहा था कि इस वाक़े ने मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हो चुकी है। समाअत के दौरान अदालत ने वज़ीर आज़म से इस्तफ़सार किया कि आपने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की, जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, सिर्फ सूबाई हुकूमत थी जो लवाहिकीन को मुआवजा दे सकती थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा ने दिया। आज से पहले होने वाली समाअत के दौरान सानहे में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन ने सन 2014 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक के खिलाफ इस केस का मुकदमा दर्ज करने की सदा की थी। आज सुबह जब चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से पूछा कि क्या बच्चों के वरसा की सदा के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस हवाले से वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन अफराद का कोई किरदार नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ कहा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि असल में कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। ऊपर वाले तनख्वाहें और मराहत लेकर चलते बने, जबकि नीचे वाले मुकदमात का सामना करते फिर रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म को अदालत में तलब किया गया। अदालत में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज हैं। TTP के मुज़ाकरात के हवाले से भी अदालत में तज़किरा हुआ। क्या हम दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर सरेंडर करने जा रहे हैं? मज़लूम का साथ तो यही है कि जालिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। जमहूरियत में माफ़ी नहीं होती, इस्तीफ़ा आता है। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मुझे सबसे पहले तुफ़ैल खटक साहब जो हैं, जो कि सानहा APS में शहीद होने वाले बच्चे के वालिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्म के मुताबिक बतौर शहीद के वालिद आपको इत्मीनान हुआ है सर कि इंसाफ मिल रहा है? जी बिल्कुल किरण, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई है और मेरे साथ दूसरे वालिदैन को भी दफ़ा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है और इससे इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो फैल साहब, ये कहिए कि FIR जो दर्ज हुई थी उस पर वालिदैन को एतराज़ था क्या सर? अब इस वक्त आप लोग मज़ीद कुछ चाहते हैं या हुकूमत जो कहती है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, आप मुतमईन हैं इससे? इस तरह है ना कि जो APS का साना हुआ था, मैं उसकी बता दूं, हुआ था कि जिस दिन अलर्ट हुआ था ना, और उस अलर्ट को वालिदैन तक उसकी कम्युनिकेट नहीं किया गया था, तो सबसे पहले तो वही लोग उनके जिम्मेदार थे कि जिन्होंने आगे अलर्ट वालिदैन को कम्युनिकेट नहीं किया। इसके बाद जो वाक़या हुआ था और जिस तरीके से हुआ था, टोटली सिक्योरिटी लैब्स थी और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बारे में जो भी कोई जितनी भी डिस्कशन करे वो फजूल है, लेकिन टोटली सिक्योरिटी लैब्स था। तो सिक्योरिटी लैब्स जो था वो सिक्योरिटी एजेंसीज की भी तरफ से था, पुलिस भी उनकी जिम्मेदार थी क्योंकि वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक हिस्सा थी। इनके अलावा स्कूल इंतज़ामिया, जिसके बाद टोटल गार्ड्स होते थे जिसकी फ़ीस हम पे करते थे,
उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने एक जो है राउंड तक फायर नहीं किया था। और आखिर में मैं सोसाइटी को भी इसका ज़िम्मेदार समझता हूँ। यही लोग जो है ना हमारे घरों में बैठकर इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, क्योंकि उसको हमारी सोसाइटी ने इस घरों में ठहराया था। सर, सूबाई हुकूमत सिर्फ मदद कर सकती थी, ऐसा इमरान खान साहब ने कहा आज, और वो उन्होंने किया। क्या परवेज़ खटक ने जो भी किया बतौर वज़ीर आला, आप उससे मुतमईन हैं? रवैया कैसा था आप लोगों के साथ, मुतासरीन की, मज़ीद मुतासरीन की फैमिलीज़ के साथ? सर, इस तरह था ना कि जो APS का वाक़या जिस दिन हुआ था या जिसके बाद जो सिचुएशन हुई थी, एक तो वालिदैन बहुत निडाल थे, इधर उधर दर बदर फिर रहे थे, उसको कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि बाद में ये पता चला कि इतना बड़ा सानहा और इतनी बड़ी कुर्बानी सियासत की नज़र हो गई। जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो भी नहीं ऑन कर रही थी और सूबाई गवर्नमेंट वो भी नहीं ऑन कर रही थी। वफाक में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और सूबे में इमरान खान की गवर्नमेंट थी। जहाँ तक परवेज़ खटक की आप बात कर रहे हैं, वो उनका ताल्लुक़ मेरे खटक कबीले से है और मेरा बच्चा उनके कबीले से वाहिद बच्चा है जो कि शहीद हुआ था। उन्होंने ज़ाती हैसियत में कुछ भी नहीं किया। ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस टाइम किसी भी वालिदैन के या किसी भी शुहदा के फोरम के साथ, इवन मेरे साथ किसी भी साथ किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की, न जहमत की। वो सारा मसला फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे थे। जहाँ तक आपने मराहत की बात की है, तो ये उन्होंने फर्स्ट जो उन्होंने दिए थे 5 लाख रुपए फ़ी बच्चा उनको दिया था। बाद में घंटा घर में एक वाक़या हुआ था जिसमें मजदूरों को उन्होंने 10-20 लाख रुपए ऑफ़र की थी। तो परवेज़ खटक के ऊपर ये प्रेशर आया हुआ था कि भाई आपने उनको 20 लाख दिए और बच्चों को सिर्फ 5 लाख। तो प्रेशर की वजह से उन्होंने उनको बढ़ाकर 20 लाख करा दिया। इसके बाद ये हुआ, मैं पहले सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इमरान खान 2 दफ़ा आया था और उन्होंने परवेज़ खटक को और असद कैसर को, ये बात आप जो है ना नोट कर ले, उन्होंने उनको असद कैसर को बताया था कि चूँकि ये बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी तालीमी लिहाज से और माली लिहाज से जितनी भी मदद हो सकती है आप ज़रूर कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उन्होंने स्पीकर होने के बावजूद और परवेज़ खटक ने ये जो मतलब एजुकेशन के बारे में उनको किया था, कुछ भी नहीं किया था। मेडिकल सीट का ऐलान किया और इंजीनियरिंग सीट का ऐलान किया। और जब मेडिकल सीट का ऐलान किया तो उसमें से उन्होंने ये बताया था कि विक्टिम ऑफ APS। तो उन्होंने 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, पेशावर के हाई कोर्ट ने ये मेहरबानी करके उसमें फ़ैसले दिया और उसको विक्टिम के बजाय शहदा के खाते में डाल दिया। इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने महज स्कूलों के नाम कराएँ, इसके अलावा कोई नथिंग, उन्होंने 1 पैसे की मज़ीद कोई मराहत नहीं दिए। अब मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आ जाता हूँ। मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब ने बिल्कुल बॉदर तक नहीं किया। उन्होंने ना बच्चों से मिलने की कोशिश की, ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अप्रैल 2015 में GT रोड के ऊपर दरख्त गिरे थे जिससे कुछ लोग जान बहक हुए थे। मियाँ साहब उनके लिए अदाए थे, लेकिन APS बच्चों के साथ और उनके वालिदैन से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तहमीना दुरानी की मैं बात कर रहा हूँ, मिसेस शहबाज शरीफ की, उन्होंने कई दफ़ा आई थी, उन्होंने वालिदैन के साथ मुलाकात की थी और उन्होंने कुछ पैकेजेस के ऐलान की थी। लेकिन उन्होंने, तहमीना दुरानी ने ख़ुद तलत हुसैन के एक प्रोग्राम में अंदलीब बीबी ने कहा था कि नवाज शरीफ ने ये किया था कि भाई आप इमरान खान के सूबे में ऐलान कर रही है। तो तहमीना दुरानी कह रही थी कि मैंने उनको बताया कि मियाँ साहब खुदा का खौफ करो, ये इमरान खान का सूबा नहीं, ये तो पाकिस्तान का मसला है। तो ये उनकी मतलब उसी की तरफ थी। जहाँ तक मराहत की बात है, आर्मी ने स्कूल में मतलब प्लाट्स दिए हैं और इनके अलावा जो मतलब सेहत के बारे में RCMH में उनको फैसिलिटी दी है। ये टोटल उनकी तरफ से फैसिलिटी है। जहाँ तक किरण साहिबा, एक और चीज़ की मैं बात करता हूँ कि जब सर आप कह रहे हैं इमरान खान ने असद कैसर साहब को इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जख्मी बच्चों की देखभाल के लिए हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, सर कोई या वफाकी हुकूमत ने, वफाक के बारे में तो आप बता ही रहे हैं तफसीली, सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म का कोई ताउन किया आपके साथ? क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह के जख्मी बच्चे थे, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। नहीं किरण, उन्होंने कोई किसी की किस्म की जो है ना हमारी कोई खिदमत नहीं की। मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा कल यस्टरडे की बात कर रहा हूँ,
मेरा जो ज़ख्मी बच्चा है वो अभी तक उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। कल भी मैंने डॉक्टर खालिद महमूद खटक से, कल भी शेर बहादुर से, बिलाल खटक से उनका इलाज किया। वो हम अपने पैसों से कर रहे हैं, अभी तक हमें लगे हुए हैं। लेकिन आप यकीन करें कि सुबह की वजह से ना आज तक 7 साल हो गए उसने किसी भी लेवल पर कोई मदद ही नहीं की, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है ना फेडरल गवर्नमेंट ने की है। सर यकीनन ये वाक़या इतना तकलीफ दे है कि आज तक भुलाए नहीं भूलता है। सर इस सानिया का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं बहैसियत वालिदैन? मैं अगर ईमानदारी से बात करूँ ना तो मैंने तो बताया ना कि हम खुद इनके मतलब ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने आज तक ये तयन नहीं किया ना कि ये किसी ने किया। 7 साल हो गए, इतने बड़ा सानिया हुआ, इतनी बड़ी कुर्बानी हुई है, मतलब इतने बच्चे शहीद हुए, लेकिन इसका मतलब कोई भी मतलब आज तक ज़िम्मेदार नहीं ठहरा। मतलब हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये फ़ौज की सिक्योरिटी की तरफ से कोलैप्स थी, ये पुलिस की तरफ से कोलैप्स थी, ये स्कूल की तरफ से कोलैप्स थी। लेकिन ओवरऑल ज़िम्मेदार ये जितने भी लोग मैं बता रहा हूँ, जिनके नाम बता रहा हूँ, ये सारे इनके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने डे 1 से जहाँ तक मैंने बात की थी कि उन्होंने जहाँ तक अलर्ट हुआ और जब वाक़या हुआ तो इस दरमियान किसी ने भी किसी तरह मॉडरेशन की कोशिश नहीं की, ना वालिदैन को कम्युनिकेट किया, ना स्कूल की सिक्योरिटी उसको ऑलरेडी हटाई गई थी, ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ से कम खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं और किसको मतलब फरियाद कर ले और किसको देख ले और किसी को किससे इंसाफ मांगे। तुफैल साहब हुकूमत के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो बतौर शहीद और बतौर गाजी के वालिद क्या कहेंगे आप इस पर? किरण, इस तरह है ना कि ड्राइंग रूम में बैठकर किसी की मतलब कमेंट्स पास करना और किसी को बैठना या किसी को ये करना, ये बड़ा आसान काम होता है। आप यकीन करें कि हमने जितना सफ़र किया है वो किसी को अंदाज़ा नहीं है। आज 7 साल हो गए, लोग कहते हैं कि भाई जो ज़ख्म होते हैं वो हीलिंग से हो जाती है, उससे टाइम के गुज़रने के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन आप यकीन करें कि जितना वक्त गुज़रता है ये ज़ख्म गहरा होता जा रहा है। तो हमने जो है ना अमन की बड़ी कीमत अदा की है, बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अगर कोई ये श्योरिटी देना चाहे कि इसके बाद जो है ना हमारी तरह और वालिदैन जो है ना वो मुतासिर ना हो, उस जो है ना वो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और अगर मुज़ाकरात के बारे में अमन की कोई गारंटी है तो मैं बीइंग ए फादर अमन का हामी हूँ और मैं उसके लिए दरगुज़र करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। पूरा पाकिस्तान आज तक सानिया APS की तकलीफ़ को महसूस करता है, तो आप तो वालिदैन हैं, आपके लिए तो हर लम्हा बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत शुक्रिया तुफैल साहब साथ मौजूद थे। अशतर औसाफ साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर आज सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS से मुतालिक अहम तरीन समाअत हुई, वज़ीर आज़म को पेश होना पड़ा। इस हवाले से सर अदालती कमीशन की रिपोर्ट पहले ही मौजूद है और उसमें हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया था। लेकिन सर वालिदैन कह रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ, DG ISI, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, कोर कमांडर पेशावर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक, उनके खिलाफ इस केस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अदालती रिपोर्ट में उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तो फिर अशतर औसाफ साहब, कानून के तहत उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, रिपोर्ट में तो चौधरी निसार या बाकी लोगों नहीं है और ना उनकी जिम्मेदारी ठहराई गई है। सो जब एक अदालती कमीशन जो है वो बैठे और वो उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करे और 5000 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, तो उसकी कानूनी हैसियत ज़रूर है और उसी की रिकमेंडेशंस को आगे लेके चलना है। जो उसमें रिकमेंडेशंस हैं, देखना तो ये है कि हमने उसके ऊपर क्या किया, और हमने ये भी देखना है कि उन्होंने जिन लैप्सेस का जिक्र किया उन लैप्सेस को किस तरीके से आपने कवर किया और आपने क्या हिकमत अमली बनाई है कि वो आइंदा न हो। एक जो बुनियादी कैरेक्टर है उसमें एहसान का, वो आपके पास आपकी तहवील में था और वो आपकी तहवील से फरार हो गया। अज़द जरूरी है कि हम इसकी बात का भी देखें कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके अलावा जो सिक्योरिटी लैप्सेस के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो, चाहे वो किसी भी इदारे में काम करते हो,
वो लाजमी थी। फैसल करीम कुंडी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो सर आज का जो सबसे हुक्म दिया गया है, वालिदैन बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, सर कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को तलब किया है और 100 मोड एक्शन उन्होंने लिया था और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम किया था। ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि जब हमें पता चला कि ये हुकूमत TTP के साथ जो मुज़ाकरात कर रही है और तकरीबन उनके साथ मुआहदा करने जा रही है, तो क्या जो बार बार हम इस मुल्क में जिन APS के बच्चों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने कुर्बानी दी, हमारे सियासी वर्करों ने और लीडरों ने कुर्बानी दी, पाकिस्तान की आवाम ने कुर्बानी दी, जो हम कहते हैं इस पूरे उसमें 70-80 हज़ार हमारे लोग शहीद हुए, तो उनका जो है खून का बिल्कुल सारा माफ हो जाएगा। इधर तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहता और उधर जो है हमारे बच्चों के और हमारे मुआफिजों के कातलों के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हैं और उनको आम माफी दे रहे हैं। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप ये कर सकते हैं? क्या ये चीज़ आप पार्लियामेंट में लेके आए हैं? क्या पार्लियामेंट में ये चीज़ हुई है? हम तो हमेशा ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो चाहे TTP की है, चाहे TLP की है, चाहे इंडिया के हवाले से है, चाहे जो चीज़ें भी हैं या अफगानिस्तान की सिचुएशन है, आप पार्लियामेंट को एतमाद मिलें। ये उल्टा में कहते हैं कि आप लोग कौन होते हैं कि हमें पार्लियामेंट की बात, हम तो हुक्मरान, हमारी मर्जी है, हम क्या कुछ करते हैं। हम कभी भी ये चीज़ नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में ये चीज़ आएगी। आज भी अगर आप देखें, आपने एक बच्चे के हवाले से आपको इंटरव्यू भी इससे पहले कर रही थी, मैं समझता हूँ कि आपने उससे सवाल किया इसके जिम्मेवार कौन है। उसके जिम्मेवार मैं हूँ, आप हैं, ये माशरा है, यहाँ की स्टेट है, यहाँ की हुकूमत है। आप मुझे बताएं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये APS के वाक़े को 100 मोड एक्शन न लेती, क्या हम APS के वाक़े का जिक्र करते? हम नहीं करते। हम जो है हफ्ता एक चीज को याद करते हैं, 10 दिन उसके बाद चीजें भुला देते हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ा कहा कि जी मेरी तो सूबाई हुकूमत थी, मुझे तो भाई आपकी सूबाई हुकूमत थी, आपने उस पर क्या इकदाम किए, आपने क्या चीजें की? देखें, ये चीजें ऐसी नहीं हो सकती कि आप जो है कह दें कि जी मैंने जो है मुआहदा कर लिया और सब कुछ माफ और आप आगे चलें। ये चीजें आप लाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे, ये स्टेट की बात है। सर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, TTP से होने वाले मुज़ाकरात, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर तनकीद कर रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये इसी तरह का रिएक्शन आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की थी। और हारिस साहब, जिस तरह से तनकीद हो रही है अपोजिशन की साइड से भी, फिर कोर्ट में भी आज ऑनरेबल अदालत में भी ये बात होती है, तो आपको लगता है कि ये जो अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर, उनकी ख्वाहिश पर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो सर इस पे हुकूमत क्या दोबारा इसको सोचना पड़ेगा, बैकफुट पर आएगी, लगता है आपको सर? नहीं, देखें, बात यह है किरण, वी मस्ट अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक बात है फैसल कुंडी की, मैं आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, कि बिल्कुल उनके पेरेंट्स की और ये का ख्याल रखना चाहिए, उनके जज्बात हैं। और मोस्ट ऑफ द जो उसमें टेररिस्ट थे, दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड, अरेस्टेड, हैंग्ड एंड सॉर्टेड आउट। लेकिन जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है उनकी दिलादारी करने के लिए, उनको बहुत तकलीफ हुई है, हम पूरी कौम उनके साथ है। लेकिन देखें, इट इज़ नॉट एन एंडिंग वॉर, तो नहीं हमने करनी ना। अगर तालिबान के साथ जाके, अफगान तालिबान से अमेरिकन जाके बैठ गए हैं, या उसके बाद जापान पे 2 एटम बम गिराए थे, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हो गए, वी हैव टू फाइंड कोई ना कोई हाल। सेकंड ये है कि अवाम ने हुकूमत को मैंडेट दी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अवाम के नुमाइंदों ने चुना है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट टू निगोशिएट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। जो गवर्नमेंट ने पहले यही कहा कि नंबर 1 कि वो आइन और कानून को एक्सेप्ट करेंगे, हथियार डालेंगे, हीनस क्राइम में जिस तरह APS के मुजरिम हैं उनके केसेस चलेंगे, उनको कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी, आम लोगों को मेन धारे में ले आएगा अगर वो हथियार डाल देंगे। आई थिंक वी हैव टू सी कि आगे क्या हमने हमेशा के लिए दहशत गर्दी में ही रहना है, क्या हमने मुल्क में अमन लेकर आना है, क्या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है। तो वी हैव टू वे ऑल, बट डेफिनेटली उनकी जो भी उनकी दरादरी है, वी हैव टू लुक इनटू दैट। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारिस में आप साथ मौजूद थे। वफाक वज़ीर अली ज़ैदी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको। अली ज़ैदी साहब, इस हवाले से जो तहकीकात होंगी या जो आगे रेक्टिफाई करेगी या जो कुछ देखना है, उसके 4 हफ्ते आपको वक्त मिल गया है, मौका मिल गया है, अखलाकी जिम्मेदारी किसकी बनती थी इसको देखने के लिए। लेकिन सर एक और सवाल भी उठा है जो कि जस्टिस काजी अमीन साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत TTP के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, जिन्होंने उन बच्चों को शहीद किया, हम उनके साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावेज़ पर दस्तखत करने तो नहीं जा रहे हैं। सर ये बड़ा आम रिमार्क उनकी जानिब से दिए गए हैं, क्या कहेंगे अली ज़ैदी साहब इस पर? अच्छा किरण, इसमें ज़रा आपको 2-3 चीज़ें पहले समझनी होंगी या मुझे
मौका दे रहा हूँ कि जी, मैं जी, समझा लूं ताकि वी आर क्लियर और वी आर ऑन वन पेज। जी। पहली बात यह है कि कानून की बालादस्ती जो है ना, वो हमारी पूरी स्ट्रगल उसी के ऊपर रही है। हमारी जमात का नाम भी वही है। तो मैं भी 1999 से अगर इमरान खान साहब के साथ हूँ, उसी जमात में पहली जिंदगी में पॉलिटिक्स की यही एक ही था डायरेक्शन, एक कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। अब आप आ जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आज तलब किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फौरन चले गए। ये नहीं उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें पहले रिटन ऑर्डर दें, लिख के बुलाएं। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी वो फौरन ही चले गए, 11:30 बजे हम पहुंच गए। देखिए अब इसको जब आप पहुंच गए वहां पे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस इंक्लूडेड, उन्होंने जो भी वहां पे वो लवाहिकीन भी थे उन लोगों के, और वो ऑफकोर्स बेंच के ऊपर थे। तो जो भी उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने अपने कमेंट्स इनिशियली इजाजत दिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली कहा कि जी आपने मुझे यहाँ पे तलब किया है, मैं फौरन आ गया हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने का भी मौका दें। प्राइम मिनिस्टर ने वहां बात क्या की? प्राइम मिनिस्टर ने वही बात की जो वो पहले भी करते आए हैं, और वो जब से ये शुरू हुई है जंग उस वक्त से कहते आए हैं, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, इसमें हमें जो ढकेला गया और हमने ये 80,000 लोग हमारे इधर शहीद हो गए, हमें 150 पता नहीं अरब डॉलर कितने का नुकसान हो गया, मईशत हमारी तबाह हो गई, और आज तक हम रिकवरी मोड में ही हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम इस जंग में हमने शिरकत की बगैर सोचे समझे, जो कि हमारी जंग नहीं अमेरिका की जंग। जो लवाहिकीन की जहां तक बात है, देखें आपको मैंने आज ट्वीट भी किया है कि जो लोग जिन्होंने ये घिनौना काम किया था जी, उसमें से जो पकड़े गए और पकड़े गए थे उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने के बाद उनको एग्जीक्यूशन भी हो गई, माने उनको फांसी की सजा भी सुना दी। एक रह गए हैं मौसू, जिनका नाम मेरे ख्याल में अतीक है, जो कि डेथ सेंटेंस के ऊपर जरूर है। उनकी रिव्यू पिटिशन अगस्त 2016 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बाकी जो थे वो अब्दुल सलाम थे, हजरत अली थे, सबील थे, मुजीब थे, रिजवान थे, वो सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। 2 दिसंबर को हुए थे पहले 4, और 24 मई 2017 को, और 2015 दिसंबर में बाकी हो गए। ठीक हो गया जी। अब पकड़, उसके बाद कोई भी कॉम्पनसेशन दुनिया की अरबों डॉलर की भी कॉम्पनसेशन किसी की औलाद नहीं रिटर्न कर सकती, ये तो कभी हो। लेकिन दुनिया का एक होता यही है कि लोग कॉम्पनसेशन देते हैं, एड देते हैं, लेकिन वो इट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट। ये नहीं हो सकता कि जी आप मुझे मतलब जो भी कोई साहिब औलाद है, आप उसको दुनिया की सारी दौलत रख दें लाके और बोलने की औलाद दे दो, सही, ये कोई अपनी औलाद देने को नहीं होता। ठीक, तो वो बड़ा घिनौना वाकया था। बिल्कुल ठीक है अलीज़ादी साहब। उसके बाद से पाकिस्तान ने एक पूरे मुल्क ने, बिल्कुल ठीक है अलीज़ादी साहब, यू नो, जी मैं समझी हूँ सर आपकी बात। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम जॉइंट सेशन के हवाले से भी, आप भी साथ मौजूद हैं, फैसल करीम साहब भी मौजूद हैं साथ, तो आप दोनों के कमेंट इस पर भी ले लें। अलीज़ादी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज जब ज़ोराना दिया, 10 लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आज इसी ज़ोराने में वज़ीर आज़म साहब कल के जॉइंट सेशन को जिहाद करार दे रहे थे कि वहाँ पर जाना जिहाद के मुतरादिफ होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि सर उसे कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया, मौखर कर दिया? सर क्यों ऐसा अली साहब? मैं बताता हूँ। हमारी इत्तफाकन मैं उस वक्त वहाँ था। हेलो, आपको मेरी आवाज़? जी आवाज़ आ रही है। जी, इत्तफाकन मैं वहाँ था उस मीटिंग में। उसमें देखिए 2-3 बातें हुई। देखिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ना, ये कभी भी कोशिश हमने पूरे 1.5 साल से हम कर रहे हैं बताने की कि जो भी इलेक्शन होता है वो 1970 से लेके आज तक हमेशा कहते हैं धांधली होगी। अब ये वाले इलेक्शन जो 2018 में जिसमें हमारी हुकूमत आई है, उस इलेक्शन के अंदर भी हमारे पीटीआई की पिटिशन जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पिटिशन से ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या? प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा कि देखें ये इतना बड़ा स्टेप है इलेक्टोरल रिफॉर्म का कि मैं एक दफा दोबारा फिर ऑपोजिशन को दावत देना चाहता हूँ, दोबारा हमसे वो आके सवाल जवाब कर लें, दोबारा जाके प्रेजेंटेशन ले लें, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क इसमें एक पेज पे आए ताकि हम कभी इसके ऊपर ना, अगर हमारे कोई इत्तेहादी जमातों के कोई सवाल जवाब है वो भी कर लें, अगर हमारे लोगों के अपने सवाल जवाब है वो भी कर लें, बिकॉज जबरदस्ती या
अलीज़ाद साहब, ये ना होना कि अली साहब, मैं समझी आपकी बात। यानी सर ऑपोजिशन से बात करने के लिए ये जॉइंट सेशन मौकर किया गया है सर। मैं अब फैसल साहब को इस पर कमेंट ले लेती हूँ। हम ऑपोजिशन से दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। जवाब थे, हमने कहा वो भी आ जाए देख लें सर। तो फिर आज तो हमारे लोग आए हुए थे सर, आप लोगों के लिए जॉइंट सेशन ही मौखर कर दिया गया है। आप लोगों से पहले बात होगी एंड देन फिर उसके बाद ये जॉइंट सेशन दोबारा होगा। फैसल साहब देखें किरण, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप इनका 3 साल का जो रवैया है हुकूमत का, 3.5 साल का, वो आप देखें तो कभी भी इन्होंने अपोजिशन के साथ को ऑन बोर्ड नहीं लिया और हमेशा इन्होंने चीज़ों को बिलडोज किया और बिल पास कराए। कल क्योंकि कौमी असम्बली में इनको शिकस्त हुई 2 बिलों में और इन्होंने हालात देखे, क्योंकि अगर आप पिछले सेशंस देखें कौमी असम्बली के, वहाँ पर कोरम ही पूरा नहीं होता था, क्योंकि इनके मेंबरानों की कोई दिलचस्पी नहीं है सेशन में आने की। फिर कल इनके जो इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो GDA है, चाहे MQM है, चाहे बाकी जमातें हैं, उन्होंने रिजर्वेशन शो किए कि हमें किसी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अपोजिशन तो छोड़ने, अपने इत्तेहादी जमातें यही कह रही कि बोर्ड नहीं। इन्होंने इस चीज़ का नज़ाकत का इनको एहसास हुआ और देखा कि हमें शायद जो है वो जॉइंट सेशन में डिफीट होगी, तो इन्होंने चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ा दी और बहाना ये किया कि हम शायद अपोजिशन के साथ बैठेंगे। तो ये चीज़ें ठीक है, अभी तक 3-3.5 साल में तो नहीं बैठे, तो हमें आगे भी उम्मीद नहीं है कि हमें बैठेंगे और हमें भी कोई ज्यादा। अच्छा, वैसे जो आप अपने इत्तेहादियों की बात करें ना, वो इत्तलात ऐसी हमारे पास भी हैं। तो अली ज़ैदी साहब, सर वैसी इत्तलात हमारे पास भी हैं कि आपके अपने कुछ लोग हैं जो नहीं समझते अभी सही, तो इस वजह से उनको मनाने के लिए भी ये सेशन मौखर किया गया है। सर जी, मैं पहले 2-3 बातों का जवाब देता हूँ। एक तो कुंडी साहब ने जो बात की, इनसे बड़ी अच्छी हमारी सलाम अलैक दोस्ती भी है। जरा ये अपने दौर में निकाल, क्योंकि ये खुद भी स्पीकर की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, जरा अपने दौर के हिसाब लगा के दिखा लेंगे कितने ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए और कितने इन्होंने ये बिल पे ये क्या किया, ये देखें। नंबर 1। नंबर 2, ऑपोजिशन को हम हमेशा, हम तो जाके अपने लोग, मैं खुद बिदाते खुद जाके स्पीकर साहब से पूछ चुका हूँ कि भाई ये आते हैं, अपनी तकरीर करते हैं, सवाल पूछते हैं, बगैर जवाब दिए चले जाते हैं। तो हम तो ये इतना तो इनको ओवर जमहूरी हुए में हमने इनके साथ के जो मर्जी है बोले, 1.5 घंटे की इनकी तकरीरें सुनते हैं आगे, और ऊपर से ये बगैर जवाब सुने चले जाते हैं। तो हम तो समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा इनके साथ कोऑपरेट करना, इन्होंने खुद नहीं करना। और ये जो बात ये कर रहे हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि जी मैं आपको ऑन अथॉरिटी कह रहा हूँ कि जी हम अपोजिशन को मिला के दिखाना चाहते हैं और आके आप हमें सजेशन देंगे और हम किस तरह बेहतर कर सकें तो वो ये जवाब नहीं दे सकते, ना ये पूछ रहे हैं कि जी इसमें गलत क्या है। 81 मुझे अभी मैं बाय द वायर शॉकिंग टू यू, मुझे किसी ने बताया 81 ऑर्डिनेंसेस तो इन्होंने अपनी लेके आ गए दौरे हुकूमत में। तो वो क्या था फिर, वो उस वक्त की ऑपोजिशन को और वो साथ में लाके चल रहे थे। माने देखिए, एक मुनाफिकत या आप डेटा के ऊपर तो आप नहीं गलत कर सकते ना। 81 ऑर्डिनेंस, सर फैसल करीम साहब इस चीज की तस्दीक कर दें, इतने ऑर्डिनेंस लेकर आए सर आप लोग अपने दौरे हुकूमत में? देखें, मैं फिगर इस वक्त इनके पास खैर स्टाफ है, मिनिस्टर है, काफी लोग इनको फौरन बता देंगे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हमारे दौर में कितने ऑर्डिनेंस हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटी चीजें मैं माजरत के साथ अभी बता देता हूँ सर, आपको याद नहीं है? मैं तो जर्मनी में नहीं था। अली साहब आप व्हाट्सएप कर दें, फैसल करीम साहब को। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल ठीक सर, फैसल साहब कंप्लीट कर लें, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप किरण, आप मुंसिफ बन जाएं और उठा लें कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कितने बिल पास हुए हैं और यूनानिमसली पास हुए हैं। 98% बिल्स यूनानिमसली पास हुए हैं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, और जो ऑर्डिनेंस आए हैं उनको बाद में पार्लियामेंट में लाके उसको पास किए गए हैं। हमने ये नहीं किया कि ऑर्डिनेंस पे हम ऑर्डिनेंस करते रहें, ठीक है। हमारे दौर में मुझे नहीं पता, अगर इनके बात में मान लेता हूँ कि 80 या जितने भी है, आप बताएं कि आपने कितने ऑर्डिनेंस चीजें लाए। हमने तो हमेशा अपोजिशन को, आप देखें 18th अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट हमने यूनानिमसली पास कराई है। हम ये नहीं किया कि हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं, हमने हमेशा अपोजिशन को ऑन बोर्ड जॉइंट सेशन को मौखर किया है सर, तो हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल ठीक है। सर आप दे दीजिए प्लीज। आपको मुंसिफ मैं भी मान गया। 9 ऑर्डिनेंस हुए 2008 में, 60 ऑर्डिनेंस हुए 2009 में, 7 हुए 2010 में, 7 हुए 2011 में, 4 हुए 2012 में और 10 हुए 2013 में। जरा हिसाब लगा लें, 14 से तो इनकी हुकूमत आ गई थी, दूसरे वालों की।
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये इस तरह नहीं हो सकता, हाउस को ये खुद नहीं चलने देना चाहते। सही, बिल्कुल ठीक है सर हुकूमत कह रही है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको जरा मना लिया जाए, फिर उसके बाद ये जॉइंट सेशन होगा। जो फैसल साहब कह रहे हैं या जो ऑपोजिशन की राय या जो हमारे पास इत्तलात भी हैं कि आपके अपने इत्तेहादी भी साथ मौजूद नहीं है जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उन 10 लोग थे जो आज ज़ोराने से गायब थे, ये नईम अशरफ भट्ट से मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि कल के इस सेशन को वज़ीर आज़म साहब कह क्या रहे थे। आपका मुकाबला माफिया से है, तो चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूँ कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। नईम, कौन लोग थे ये? और कुछ ऐसा भी सुना है कि हुकूमत ने किसी खुफिया रिपोर्ट की वजह से उसके बाद ये इजलास मौखर किया है? जी आप देखें किरण के फ़र्क देखें, अभी फैसल साहब बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में बार बार कहा है कि जी 1.5 साल अपोजिशन से हम कहते रहे हैं कि आएँ, और क्योंकि वो भी कहते हैं धांधली हो रही है, हमने भी 2013 में कहा, तो वो कुछ उनसे तजवीज़ नहीं आ रही, इसलिए अब हमें जो है ये बेहतरी लाने के लिए ये बिल जो है वो कल पास कराने हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात उनके खिताब तक ये नहीं थी कि अपोजिशन को मनाना है और अपोजिशन को ऑन बोर्ड। अपोजिशन के तो बारे में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1.5 साल उनको कहते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं हमारे साथ ना बैठते हैं और ना अपने तरफ से कुछ तजवीज़ देते हैं। तो 1 घंटे बाद उनके खिताब के एकदम क्या हुआ कि वो ये आ गया कि अपोजिशन से दोबारा हमने कहा है कि बात करें। बेसिकली अपोजिशन के ये बात है कि अपोजिशन को जो कोशिश की गई, उनके हर दफ़ा जैसे 15-20 अरकान जो है वो तोड़ लिए जाते थे, और कल हमने ये खबर भी दी जिसकी राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की कि बिल्कुल हुकूमत की जानिब से हमारे लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा लगता है कोई इनको कामयाबी नहीं हुई। और दूसरा, अपने अरकान जो हैं वो इनके लिए मसला बने, और इसीलिए ही अपोजिशन के अरकान की तरफ ये देख रहे थे कि कम से कम उधर से तोड़ लें और कोई सेफ हैंड उनका हो जाए कि अगर 10-15 का फ़र्क हो तो वो कवर अप हो जाए। लेकिन जब अपने अरकान जो हैं, और एक और किरण, ये इत्तेहादियों पे डाला जा रहा है सिर्फ कि इत्तेहादी जो हैं वो इस पर थोड़े वो नहीं थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं EVM पर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज़ हैं, और वो नाराज़ अपने इनके 15 से 20 अरकान हैं, और कुछ 6-7 जो हैं इत्तेहादियों के भी हैं जिन्होंने कल गैर हाजिर होना था। उनकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, और आज के ज़ोहराने में हम कह सकते हैं कि बेहतर स्ट्रेंथ थी 203, ठीक है वो बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन बहरहाल 10 काम थे। लेकिन कल 203 नहीं होने थे, ये रिपोर्ट दी गई प्राइम मिनिस्टर को, और जो अपोजिशन के हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई कि उनके जनाब वो तो पूरे हैं इस दफा। वो तो कल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अपोजिशन में जो अपने मौजूद हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, तो यानी कि दाल दोनों तरफ से नहीं गली। यहाँ पर जो इत्तेहादी हैं, जो नाराज लोग हैं, वो भी नहीं माने, उधर अपोजिशन के लोग भी नहीं माने, इस वजह से ये फिर जॉइंट सेशन ही मौखर हो गया। क्या नहीं, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कल CCTV ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवाई गई, और आज मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र अदालत से कहता रहा कि मेरा राजीनामा करवा दें। आज की समाअत में मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने हस्बे रिवायत अदालत में फिर शोर शराबा किया, बार बार कार्रवाई में मुदाखलत करता रहा, जिस पर अदालत को उसे कमरे से बाहर निकालना पड़ा। नूर के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। शाह खावर साहब, पहले मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र शौकत मुकद्दम साहब से बराह रास्त माफ़िया मांगता रहा, आज अदालत से कह रहा है कि मेरा राजीनामा करवा दें। सुलह की कोई गुंजाइश अभी भी बाकी है क्या, और शौकत मुकद्दम साहब पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा? सर नहीं जी, बिल्कुल उन पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, ना वो किसी दबाव में आने की पोजीशन में है, ना, क्योंकि उनके हौसले बड़े बुलंद हैं।
इसके बावजूद कि उनके साथ इतना बड़ा सानेहा हुआ, लेकिन वो अपने आप को उन्होंने कंपोज रखा हुआ है और तमाम चीज़ों को, पूरे केस को भी वो फॉलो कर रहे हैं और उनकी हिम्मत है। और वो कभी भी, मैं समझता हूँ कि नूर मुकद्दम के वालिद या उनके रिश्तेदार, वालदैन, भाई बहन जो है, वो कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वैसे तो ये जो कसास और दियत का जो कानून है उसमें कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश होती है कि उसमें माफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन इस मुकदमे में मुझे ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि उन पर किसी किस्म का दबाव हो या वो इस तरफ इंक्लाइंड हो कि इसमें जो है वो कोई सही आप कह रहे हैं वो किसी दबाव की पोजीशन में ही नहीं है। सर, गुज़िश्ता रोज जो सीसीटीवी में हौलनाक मनाजर की ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश हुई है, इससे केस में क्या मदद मिल सकती है? सर, मुलजिम खुद भी कहता है मुझे लटका दें, अब वीडियो का मामला भी अदालत के सामने आ गया है, केस किस रुख पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर देखिए किरण, ये जो केस है इसमें आदतें बहुत मजबूत और ठोस हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो ट्रांसक्रिप्ट जो इशू हुआ है, जो मुल्ज़मान के वकीलों को भी दिया गया और वो वायरल भी हो गया और मीडिया में भी कल से काफ़ी उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसमें जो मनाजिर हैं या जो इवेंट्स उसमें बताए गए हैं वो बिल्कुल इस चीज़ की गमाजी करते हैं कि वो मरहुमा जो है वो तकरीबन 38 आवर्स उसमें कंट्रोल में थी। उसने अगवाल बनाया हुआ था, उसके दौरान उसने 2 दफ़ा भागने की भी कोशिश की, जिसको बड़े चालाकी से जो है और अयारी से उसने उनको फिर ओवर पावर करवा लिया अपने मुलाजमीन की मदद से। तो वो तो उनके खिलाफ शहादत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके बचने का कोई इम्कान नहीं है। सर, फोरेंसिक ऑफिसर ने क्या बताया अदालत को इसी क्राइम सीन के हवाले से, इस ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से? जितने भी वहाँ से ब्लड सैंपल लिए गए, DNA के टेस्ट लिए गए दोनों के और बाकी तमाम चीज़ों के, उस तमाम की रिपोर्ट आ चुकी है और वो सब पॉजिटिव हैं और वो सारे जो है निशानदेही कर रहे हैं ज़ाहिर जाफर की जो मुजरिमाना हरकत है उसकी तरफ, और उसमें जो CCTV रिकॉर्डिंग है या CDR की है, बाकी जो उधर जितनी चीजें हैं वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस ट्रांसक्रिप्ट के बाद ये है कि वो ट्रायल मजीद मजबूत केस हो चुका है, आप ये कह रहे हैं। शाखावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ। सिर्फ 3 साल के दौरान पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है। हज़ारों मर्द औरतें और हज़ारों औरतें मर्द बन गए। सेनेट में वजारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए आदाद शुमार इनके मुताबिक 3 साल के दौरान मुल्क में 16,523 अफराद मर्द से औरत, जबकि 12,154 अफराद औरत से मर्द में तब्दील हो गए। मर्द से ट्रांसजेंडर में 9 और ट्रांसजेंडर से मर्द में 21 अफराद ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है। 9 अफराद ट्रांसजेंडर से खातून में तब्दील हुए हैं। ये किस किस्म का रुझान है जो आगे बढ़ रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, क्या जिन्स की तब्दीली का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि अब तो डाटा बाकायदा तौर पर मुरतब किया जा रहा है ना सर, 3 तरह का शनाख्ती कार्ड बन सकता है, इस वजह से ये केसेस सामने आ रहे हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं, क्या आपके पास ऐसे लोगों की तादाद पहले से बढ़ी है सर जो इस तब्दीली के ख्वाहिशमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, पिछले 5 साल में हमारे पास कई ऐसे केसेस आए जहां एक लड़की आती है, वो कहती है मेरे दिल में मेरे लिए मर्दों के लिए कोई फीलिंग नहीं है, लड़के के लिए फीलिंग नहीं है। और कई मर्द ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे औरतों के लिए फीलिंग नहीं है, यानी अपोजिट सेक्स के लिए जो फीलिंग होती है, जो नेचुरल अट्रैक्शन है, वो नहीं है। तो अब हुआ ये है कि कुछ लड़कियां ऐसी है जो लड़कों की तरह ड्रेस कर रही है, घर वाले परेशान है कि जी लोग क्या कहते हैं, तुम इस तरह लड़कियों की तरह ड्रेस क्यों, नजाकत क्यों नहीं है तुम्हारे में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसमें सबसे बड़ा इशू आता क्या है। होता ही है कि जब कोई फीलिंग आपकी चेंज होती है तो फीलिंग हमेशा बॉडी में एक्सप्रेस होती है, यानी आपका जिस्म जो है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह अगर जिस्म में कोई तब्दीली होती है तो फिर आपकी फीलिंग चेंज होती है। तो ये रुझान पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली सर, मैं जो नंबर्स देख रही हूँ, एग्जैक्टली सर, ये माशरती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर ये चेंजेस सर कैसे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल है। एक आपकी लाइफ का पैटर्न और आपकी डाइट का पैटर्न भी बहुत ज्यादा असरअंदाज कर रहा है। आपको पता है कि हार्मोनल लेवल पे अगर मेल हार्मोन एक लड़की में ज्यादा है जी, तो उसकी आवाज भी मर्दाना होगी, उसके जिस्म पे बाल भी ज्यादा होंगे और वो एक्ट भी मर्दाना करेगी। इसी तरह एक मर्द में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन अगर ज्यादा है तो वो बिल्कुल निस्वानियत आ जाएगी उसकी आवाज में, उसके जिस्म के जो उभार है वो भी चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे।
तो एक तो ये रीजन है, उसमें डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत इन्वॉल्व होती है। दूसरी चीज, आप जो कुछ देखते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, उससे आपके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है आपकी सोच के अंदर। इंसान के अंदर अगर ये तब्दीली है, अगर जिस्मानी तौर पर फिजियोलॉजिकल है भी, तो अगर उससे कोशिश करे तो वो कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको एक तरीका बताऊं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, हिप्नोटिज्म के जरिए आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जिन्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फीलिंग है वो चेंज हो सकती है, यानी नॉर्मल हो सकते हैं। आप मर्द हो, अगर आपको फीलिंग औरतों वाली है तो वापस मर्दों वाली फीलिंग में आ सकते हैं। तो जो कुदरत ने आपको बना के भेजा है, अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो उसी में ही सही रह सकते हैं आप। लेकिन सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये 9 केसेस तो इनमें ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसजेंडर में तब्दील करवाया है। ये बड़ी अजीब सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आम में आप साथ मौजूद थे। वक्त नाज़रीन खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।